हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और मजा आ रहा होगा पढ़ने में भी। और यहाँ पर गाइस हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जैसा कि आप जानते हो, और ये लेक्चर हमारा होने वाला है फिफ्थ लेक्चर। और लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने एज कवर कर ली थी कि किस एज में कौन कौन से लोग आए थे और उन्होंने क्या क्या उखाड़ा उस एज में, वो सब हमने कवर कर लिया था वहां पे। ठीक है। और अभी क्या करना है अपने को, अभी हम आ चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेरा फेवरेट टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हिंदी में हम कहते हैं। ठीक है। और यहाँ से बेसिकली हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है वो यहीं से शुरू हुई है। इनका मतलब कि एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारी शुरुआत हुई है वो यहीं से मानी जाती है। अभी तक तो हम पीरियड्स पढ़ रहे थे कि इस पीरियड में ये चीजें हुई थी। ठीक है। जोक्स अपार्ट, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो बेसिकली आज का लेक्चर हमारा स्टोरी बेस्ड होने वाला है। आज हम एनसीईआरटी पे इतना ध्यान नहीं देने वाले, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ आपको। लेकिन एक बात की मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूं कि आज के लेक्चर से इस टॉपिक में कोई सा भी एग्जाम उठा लो, कोई वनडे एग्जाम उठा लो या फिर सिविल सर्विस यूपीएससी उठा लो, इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं। तो ये चीज आप ध्यान में रख लो, तब इस क्लास को आप ले रहे हो। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखते हुए लेना इस क्लास को, कि ये क्लास अच्छे से समझ ली, ये क्लास आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यूपीएससी का थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ होता है तो वो क्वेश्चन घुमा देते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। कॉन्सेप्ट सारा क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एनसीईआरटी में फैक्ट्स दे रखे हैं, एडवांस भी उठाओगे, एडवांस मेरे पास सब कुछ है। मैं कोई एक सोर्स से नहीं पढ़ा रहा हूँ पढ़ के, मेरे पास जो सोर्स अवेलेबल है इस टाइम पे, जो चीज है मेरे पास अवेलेबल, ये 5-6 सोर्सेज से मैंने चीजें कंबाइन करके एक सोर्स बनाया है, तो इसमें सब कुछ है। यहीं पे आप मेरी क्लास को, इस वाली क्लास को अच्छे से पढ़ लो। नहीं एक बार समझ में आ रही है, दोबारा देख लो क्लास को। फिर भी डाउट बच रहे हैं मेरे से, कमेंट सेक्शन में पूछो, पर्सनल पूछना है पर्सनली मेल करके पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन आज की क्लास अच्छे से देख लो, बहुत ही शानदार होने वाली है। और इसके बाद मैं तो सोचता नहीं कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए कहीं एडवांस में जाने की जरूरत है। इस क्लास के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इस वाली क्लास में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। कहानी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की। कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको बताऊंगा, बढ़िया करके समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। स्टोरी बेस्ड, बोर नहीं होने दूंगा एक मिनट। ठीक है। बस ध्यान से सुनना, कहीं और ध्यान मत लगाना, इसी क्लास पे ध्यान रखना। ठीक है। और बेसिकली आज हम इस पर थोड़ा सा पीडीएफ से हम दूर रहेंगे, पीडीएफ पे आज फोकस नहीं करेंगे। पीडीएफ की मैं अगली क्लास में आपको देखेंगे, अगली क्लास में पीडीएफ अच्छे से समझा दूंगा। ये वाला पूरा पोर्शन अभी जो मतलब जैसे कि आप देख रहे हो प्री हिस्ट्रिक पीरियड, पीडीएफ में देखो प्री हिस्ट्रिक पीरियड हम कवर कर चुके हैं। अब हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता। ओके। तो अभी ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो आज पीडीएफ पे हमको ध्यान नहीं देना है, मेरी कहानी पे ध्यान देना है। कहानी सुनो। पिछले लेक्चर में तो कहानी सुनाई मैंने, अच्छी लगी ना? उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद तो आई होगी ना। तो वही चीज है, देखो मैं बोर नहीं होने दूंगा। इसमें क्या है, फैक्ट्स रहते हैं, फैक्ट्स सुन सुन के आदमी बोर हो जाता है, मैं खुद हो जाता था यार। तो इस वजह से अब मैं आपको लेकिन बोर नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। मैं जो सुनाऊंगा वो सुनते रहना। मैं आपको, अरे यार जियोगे यार, एंशियंट हिस्ट्री में, इंडिया वैली सिविलाइजेशन में जियोगे। मैं लेके चलूंगा आपको, वहीं लेके चलूंगा। मैं जीने का तरीका बताऊंगा कैसे जीना है आपको, तो वो वहां पे हम जिएंगे। ठीक है, बढ़िया करके। तो चलो फिर लेक्चर स्टार्ट करें। उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने 4 एज पढ़ ली थी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक। ये 4 एज हमने पढ़ ली थी। और जिसमें हमने क्या-क्या चीज़ें हुई, पशुपालन शुरू हुआ, एग्रीकल्चर, आग कहाँ से आई, हंटिंग शुरू हुई, लोगों और ने रहने-सहने का तरीका बनाया। ये सारी चीज़ें हम पढ़ ली थी। आप पिछले लेक्चर देख के आओगे तो आपको पता चलेगा। और आज बेसिकली जब इतनी सारी चीज़ें लोगों ने कर ली, तो लोग वहाँ पे एक सभ्यता आ गई, लोग सिविलाइज़्ड होना शुरू हो गए, एक सभ्यता की तरह से एक कायदे में रहने लगे, हर एक चीज़ को फ़ॉलो करने लगे बहुत सारे लोग मिलके। और उन्होंने माइग्रेंट, वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया, लोग बाग एक ही जगह स्थित होके चीज़ें करने लगे। ठीक है? तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की। पीडीएफ नेगलेक्ट करो, मेरी सुनो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि कहाँ से ये नाम पड़ा, क्या-क्या चीजें इसमें हुई, और फिर मैं आपको पूरा उसमें लेके चलूंगा आपको। ठीक है। साथ में हम लोग चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे उसको। ठीक है। तो सबसे पहले हम फैक्ट्स की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से बेसिकली इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। मतलब हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद वैदिक कल्चर आएगा, फिर आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड सो ऑन। तो वो चीजें आती रहेंगी बाद में। ठीक है। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है हिस्ट्री की। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नाम किसने, कब
और ये कैसे कॉन्सेप्ट निकल के आया कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब उस टाइम के लोगों ने तो डिस्कवर नहीं किया होगा ना कि भाई ये हमारी जो जो हमारा कल्चर है इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे। उन्होंने तो कोई नाम नहीं दिया, नाम हमने दिया। तो 1924 में 1924 में जॉन मार्शल नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने जब इसका वहां पर खुदाई चली, जब हमें ये साइट्स मिली, जब इस पर स्टडी चल रही थी, तो जॉन मार्शल नामक व्यक्ति 1924 में इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस वाली इन जो ये जो साइट्स मिली ना, एक ही सभ्यता की साइट जगह जगह मिली है, गुजरात में, राजस्थान में, अधिकांश पाकिस्तान में है, इंडिया में इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में साइट्स हैं इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये जो चीजें मिली हैं, जब स्टडी जिस टाइम पे चल रही थी, उस टाइम पर जॉन मार्शल ने नाम रखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इस तरह की जो चीज सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे। अब सिंधु घाटी क्यों ऐड करा? क्योंकि इन लोगों के रहने सहने का तरीका ये था कि ये जो जितनी भी साइटें हैं ये सारी सिंधु नदी के पास में ही पाई गई हैं अधिकांश। तो यहां से उन्होंने वर्ड निकाल लिया सिंधु वैली सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहां से नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, नाम का पता चल गया आपको, किसने डिस्कवर की वो भी पता चल गया। ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल भी थे जॉन मार्शल, और 1924 में डिस्कवर की गई। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं तो अब हर एक देखो अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग टाइम पीरियड आपका आने वाला है। तो मेरे सोर्स के मुताबिक जो अभी पढ़ा रहा हूं मैं, एक मोटा मोटा आइडिया रखते हैं 2500 बीसी से 1500 बीसी। जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें अलग से ये माइंड मैप के फॉर्म में आप कर सकते हो। 2500 बीसी से 1500 बीसी तक का इसका टाइम है। जॉन मार्शल नामक व्यक्ति ने 1924 में ये साइट डिस्कवर की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद की हम बात करते हैं। एक्चुअल में ऐसा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, ठीक है, जो 2500 से 1500 बीसी है, जो 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसको 3 एज में बांट दिया गया है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। पहली को बोलते हैं अर्ली हड़प्पन फेज। ये चीजें एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बताऊंगा आपको कल जब पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगी। अर्ली हड़प्पन फेज बोलते हैं, मैच्योर हड़प्पन फेज बोलते हैं, और लेट हड़प्पन फेज बोलते हैं। अर्ली हड़प्पन में उनकी शुरुआत बताई गई है कि कैसे कैसे उनकी शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें उन्होंने करी शुरुआत में, कैसे कैसे वो सभ्यता में आए एक, और कैसे कैसे लोगों ने डेवलपमेंट स्टार्ट करा। ठीक है, वो चीजें हो गई। मैच्योर में उनके बीच का काल, मतलब कि चीजें सब कुछ डेवलप करके वो रहना शुरू हो गए। ठीक है, अब वो वैसे ही जी रहे हैं, कोई उसमें नई चीजें नहीं आ रही हैं, कोई उसमें पुरानी चीजें घट नहीं रही हैं, नई चीजें बढ़ नहीं रही हैं, वैसे ही सब लोग सेटल हो रखे हैं। तो वो चीज आपकी मैच्योर में आ गई। ठीक है, तीसरी स्टेज है लेट हड़प्पन, जिसमें क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी, ये खात्मा होना शुरू हो गया था इसका। तो ये आती है लेट हड़प्पन फेज में। ठीक है, तो ये 3 हड़प्पन फेज आपके इसमें है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो मेरे को आपको सिंधु घाटी सभ्यता से के लिए देनी थी, वो मैंने दे दी। अब हम चलते हैं, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सिविलाइजेशन की तरफ। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं। तो आप जब ट्रिप पे जाते हो तो आप अधिकांश चीजों को पता नहीं होता, वो गाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं गाइड का रोल प्ले करूंगा। अब आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, इमेजिनेशन करो। अब आप इमेजिनेशन में चले जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अपने पेन कॉपी सब रख दो, सब कुछ भूल जाओ, बस मेरी कहानी सुनते रहो। बाकी तो एनसीईआरटी में कवर कर ही लेंगे सारी चीजें, जो आप नोट्स वगैरह बनाओगे, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है अपनी तरफ से। अब ऐसा ना, इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ वो सभी है ना। अब सारी चीजें मेरे वर्ड टू वर्ड तो आप नोट नहीं करोगे ना, अपने नोट्स आप बनाओगे, तो वो चीज़ आप एनसीईआरटी से रिलेट करके बनाना, और जो मेरे को लगेगा कि वो मैं बता दूँगा। बाकी आप भी अपने नोट्स हैंड टू हैंड बनाते रहना, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए कहानी सुन रहे हो तो कहानी को कहानी की तरह से सुनो। एक बार कहानी सुन लो, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो लेक्चर मेरा दोबारा अटेंड कर लेना, फिर नोट्स बनाना है। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप बीच में पॉज़ कर के नोट्स बनाओगे ना, तो उससे क्या है, थोड़ा-सा आपको मज़ा नहीं आ पाएगा, क्रिएट नहीं हो पाएगा मज़ा। समझ रहे हो? तो अभी क्या है, मेरी पूरी एक तरह से कहानी सुन लो, दोबारा वीडियो देख लेना, तब नोट्स बना लेना, है ना? क्योंकि देखो आलस तो करना है ही नहीं भैया। आलस आलस के लिए देखो, आलस करना चाह रहे हो तो देखो मत पढ़ना यूपीएससी के चक्कर में, ठीक है? बेकार ही अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। अगर सिलेक्शन लोगे, सिलेक्शन लेने के बाद जब पोस्ट पे बैठोगे तो वहाँ आलस करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे मैनेज, ठीक है? आलस अगर जिनको है तो वो इस चीज़ की तैयारी ना करें। देखो थोड़ी बुरी लग रही होगी आलसी लोगों को, बट आलस नहीं करना, है ना? अगर आपको दोबारा लेक्चर लेने की ज़रूरत पड़ी है तो दोबारा ले लेना लेक्चर, ठीक है? तो चलो फिर अब शुरुआत करते हैं। मेरे साथ खड़े हो जाओ, इमेजिनेशन में पहुंच जाओ, मेरे साथ खड़े हो आप लोग। आप सबको मैं लेके चल रहा हूं अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये हम प्रेजेंट हो गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पे एक हमारे सामने मुख्य द्वार आ गया है। अब हम इसमें अंदर चलते हैं, ठीक है? अब हम अंदर चल रहे हैं। अब ये सोच रहे हो कि भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे, हम चल रहे हैं, ठीक है? आप लोग मेरे साथ खड़े होकर चल रहे हो। अब जैसे ही एंटर करते हो, मैं आपका गाइड हूं, जैसे ही आप एंटर करते हो सबसे पहले आप एक चीज देखते हो, सिटाडेल। अब ये क्या बला है? अब आप जैसे आपने देखा एंट्री करके, आप मेरे से पूछोगे कि अरे ये क्या चीज़ है यार? ये तो बड़ी छोटी सी है क्या चीज़? इसको बोलते हैं, फिर मैं आपसे बताऊँगा कि इसको हम बोलते हैं सिटाडेल।
सिटाडेल क्या होता है एक्चुअल में, वो देखा आपने वाला कार्टून आपको जिसमें ढोकलापुर है, वो न ढोलकपुर, छोटा भीम, हाँ, छोटा भीम देखा है आपने? नहीं देखा? अगर जिन्होंने नहीं देखा देख लेना नेट पे सर्च करके एक बार छोटा भीम, ढोलकपुर वहाँ पे गाँव है। ठीक है? वो जिसमें जग्गू बंदर, अरे याद आ रहा होगा भई, है ना? छोटा भीम तो चुटकी, है ना? लड्डू, 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 ताकत आती है। हम जब छोटे थे तब देखते थे ना, मेरे को ध्यान है सारी चीज़ें का। ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता था कि जो महाराजा का था, वो क्या था आपने देखा होगा कि वहाँ पे इस तरह से ऐसे-ऐसे करके सीढ़ियाँ बनी थी और ऊपर महाराज का किला था। ठीक है? वो किला बनाया गया था ऊपर और जितनी भी प्रजा थी वो नीचे रह रही थी। ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यही था कि सिटाडेल जो है, सिटाडेल एक थोड़ी ऊँची चट्टान पे जाके एक किला बनाया हुआ है। तो वो जो किला है उसमें रहता कोई नहीं था। उस सभ्यता में उसमें रहता कोई नहीं था, बस वो एक किला बना रखा है कि ये बेसिकली एक उनका कल्चर कह लो, ये कह लो कि बस किला बना रखा है, तो उसको सिटाडेल बोलते हैं। तो जैसे ही आप सिविलाइजेशन में एंटर करें, एंटर करते ही आपको सबसे पहले वो सिटाडेल दिखा। बहुत सारी साइटें हैं इसकी कि कहाँ-कहाँ ये सिटाडेल पाया जाता है। हर जगह नहीं है, बट कुछ साइटों में सिटाडेल पाया गया, तो वहाँ पर अभी आप एंटर करो, आपने देखा सिटाडेल है वहाँ पे, ठीक है? तो आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया सिटाडेल क्या चीज़ होती है। वो एक क्या होता है कि चट्टान की चोटी पे एक मंदिर टाइप का कह लो या फिर कुछ भी कह सकते हो उसको, कोई वो कह लो, कमरा सा कह लो, वो एक चट्टान की चोटी पे होता है, ऊपर की तरफ होता है और जितनी भी प्रजा रहती है, वो नीचे रहना शुरू करती है। ठीक है? तो ये एक कल्चर था सिटाडेल, सबसे पहले आप देखते हो वहाँ पे सिटाडेल। अधिकतर ये आपको ना वेस्ट साइड में ज़्यादा दिखेगा, पश्चिम साइड में ज़्यादा दिखेगा, या ईस्ट साइड में इतना इसका प्रकोप नहीं है। ठीक है? तो लोग बार वहाँ पे रहना शुरू कर दिए थे एक सभ्यता से, एक ही कल्चर को फ़ॉलो करके। ठीक है? और वो उनका सिटाडेल होता था। अब जब बात करते हैं, अब आप आगे बढ़े, ठीक है? सिटाडेल देखा आपने, सिटाडेल आपको समझ में आ गया कि सिटाडेल क्या चीज़ है, ये CITADEL, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया ये क्या चीज़ है। अब आप आगे बढ़े, आगे बढ़ के आपने लोगों के घर-वार को देखा। अब आपने लोगों के घरों को देखा, अब हम लोगों के घरों को देख रहे हैं इस टाइम पे, तो हमको एक चीज़ दिखी यहाँ पे, क्या? कि लोगों के घर अब मिट्टी के नहीं है। चालकोलिथिक, न्योलिथिक में लोग वालों के घर मिट्टी के होते थे, लेकिन यहाँ पर सभ्यता में मिट्टी के घर हमको नहीं दिख रहा है। अब आप पूछ रहे हो कि यार यहाँ तो कोई मिट्टी के घर ही नहीं है। तो मिट्टी के घर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हैं ईंटों के घर। अब आप देखो ईंटें भी ऐसी हैं बिल्कुल मजबूत और पकी हुई ईंटें। देखो आप देख रहे हो कि सर यहाँ पे तो पकी हुई ईंटें भी हैं, है ना? तो पकी हुई ईंटें इमेजिन कर रहे हो ना? पहुँच गए ना वहाँ पर आप, जैसे मैं तो भाई देखो इमेजिन कर रहा हूँ कि हाँ, वाक़ई में वहाँ उस सभ्यता में खड़े हुए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ना पकी हुई ईंटें आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पकी हुई ईंटें से उनके मकान बने और पकी हुई ईंटों में भी वो जगह छोड़ते थे। जैसे कि अभी जो आप ईंटें देखते हो, तो ईंटों में जगह छूटती है ना, उसको मजबूत करने के लिए, जैसे अब नई-नई गाड़ी लेके आए हो आप, गाड़ी में जो टायर होता है, टायर में भी जगह होती है। लेकिन जब वो कुछ समय चलती है तो टायर चिकना हो जाता है, जिससे गाड़ी आपकी स्किड करने लग जाती है ना? फिसलने लग जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें जगह बनी होती है ताकि पकड़ एकदम मजबूत हो। तो वही चीज़ वहाँ पर भी थी। उनके मकान की जो ईंटें थी ना, ईंटों में पकड़ इतनी मजबूत होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा गैप रहता था। तो माइंड देख रहे हो उनका? एक तो ईंटों के घर बन गए, ईंटों के घर बन गए, वो भी पकी ईंटों के, कच्ची ईंटों के नहीं। उसमें कच्ची ईंटों के घर रहते थे, न्योलिथिक में। बट यहाँ पर क्या हुआ कि पकी ईंटों के घर उन्होंने बढ़िया करके बना रखे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर पकी ईंटों के घर भी आप देख रहे हो, ठीक है? उसके बाद आप थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हो तो आपको इंटरलॉकिंग पैटर्न मिलता है, वही मतलब मजबूताई मिलती है कि बहुत ज़्यादा मजबूत करके बनाए हुए हैं, ठीक है? फिर इसके बाद अभी जो हम एंटर कर रहे हो ना, ये मोहनजोदारो साइट में एंटर कर रहे हो, ठीक है? अभी आप मोहनजोदारो साइट में एंटर कर रहे हो। मोहनजोदारो कौन-सी साइट है, कितनी बड़ी साइट है, कौन-सी साइट कौन-सा नंबर पे आती है, ये भी बताऊँगा मैं आपको। बट अभी आप मोहनजोदारो साइट में हो, ठीक है? तो वहाँ पर जब आप गए, तो आपने देखा पकी ईंटों के मकान और सिटाडेल आपने देख लिया। अब आप थोड़ा-सा और आगे बढ़े, तो और आगे आपने देखा कि ग्रेट बाथ, इसको आप चाहो तो, वैसे मैं पॉज़ करने को नहीं कहूँगा, लेकिन कर लो, ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो। कहने का मतलब ये, नहाने का जो उनका पैटर्न था, वो अलग ही था कि एक उन्होंने स्विमिंग पूल टाइप का बना रखा था, जिसमें एक तरफ से सीढ़ियाँ आ रही थी और दूसरी तरफ को निकल रही थी। कहने का मतलब है कि एक तरफ से आप एंटर करोगे, दूसरी तरफ से आप निकलोगे। ठीक है? तो उनका बहुत बड़ा बाथ बना हुआ था, काफ़ी बड़ा एरिया में काफ़ी बड़ा था और उसमें एक पैटर्न था कि पर्टिकुलर उसमें पानी एक ही जगह पे आके रुकेगा। तो ये उनका दिमाग था, गज़ब का ही दिमाग भाई साहब, कि इतना बड़ा उन्होंने वो बना रखा है कि बाथ, ग्रेट बाथ बोलते हैं उसको, ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में पाया गया वो ग्रेट बाथ ज़्यादातर। ठीक है? तो एक तरफ से आप घुसोगे, नहाओगे मस्त और एक तरफ से निकल जाओगे। जैसे कि अभी हम और जगह पिंड में देखते हैं, जो पिंड होते हैं ना नहाने के, उसमें भी हम ये देखते हैं कि एक तरफ से एंटर करेंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएँगे। तो वही चीज़ वहाँ पर भी देखने को मिली। मतलब ये तो चीज़ें उनके दिमाग में पहले ही आ गई, गज़ब की चीज़ एकदम, है ना? तो ये चीज़ ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो पाया गया, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदारो में जो ये चीज़ पाई गई, ग्रेट बाथ। और क्या कहते हैं, उनका जो वो था,
मतलब उसको बनाने का तरीका ऐसा था कि जो उनकी ब्रिक लाइनिंग थी, जो मतलब जिन ईंटों से बन के वो बना हुआ था, उनकी लाइनिंग ऐसी थी कि अगर पानी भर जाएगा तो पानी आपका इधर-उधर कहीं भी नहीं जाएगा। ना पानी उसमें ना ज जैसे वो होता है ना कि अब तराई हम करते हैं तो पानी ईंटें क्या है पानी पी लेती हैं। तो वहाँ पे उनका वो सिस्टम नहीं था। बिल्कुल मजबूती थी उनकी ईंटों में तो वो पानी वहाँ पे नहीं पी पाती थी। उसी में पानी भरा रहता था। ठीक है? अब इसके बाद क्या है, अब जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो एक चेंजिंग रूम मिलता है, तो वहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ग्रेट बाथ के पास में ही चेंजिंग रूम बना रखे हैं। रूम भी बना रखे हैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए वहाँ पर अब क्योंकि कपड़े तो भाई वो उसके ऊन के और कॉटन के बनाने शुरू कर दिए थे उन्होंने कपास के, है ना? तो वहाँ पर क्या-क्या वो कपड़े भी चेंज करने के लिए उन्होंने रूम बना रखे थे। अब आप वहाँ पे रूम भी देख रहे हो गज़ब का टैलेंट जो अब हम कर रहे हैं ना स्विमिंग पूल के बाहर एक चेंजिंग रूम बना देते हैं, कि वहीं पे निकलो, नहाओ और चेंज कर लो। वैसे ही वहाँ पर उस टाइम पे ही बन गया था। 1500 बीसी की बात बता रहा हूँ। ये ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो में आपको वहाँ पे रूम्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये देखो टेक्नोलॉजी कितनी हाई हो गई। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिली। इसके बाद अब मैंने आपको एक बात बताई थी अभी, जब आप देख रहे हो तो आप ही का सपोज़ करो आप ही ने उस टाइम पे मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है? अब आपने एक आप में से कोई भी एक ने थोड़ा-सा ज़्यादा सोचा और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, "सर एक बात बताओ कि एक बात बताओ जब ईंटें ये पक रही हैं, तो ये ईंटें पक किस में रही हैं? कैसे पक रही हैं?" तो मोहनजोदाड़ो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक चीज़ और देखिए यहाँ पे भट्टियाँ भी पाई गई हैं ईंटों को पकाने के लिए। अब जैसे क्या कहते हैं हमारे एक जानकारी में सिविल इंजीनियर हैं, मेरे संबंधों में हैं, तो वो बताते हैं कि एक तो चिमनी में पकाई जाती हैं और एक भट्टियों में पकाई जाती हैं ईंटें। ठीक है? अलग से चिमनी में पकाई जाती हैं और भट्टियों में पकाई जाती हैं। तो यहाँ पर चिमनी तो नहीं, भट्टियाँ मिली हैं, बहुत गहरी-गहरी भट्टियाँ जहाँ पे ईंटें पकाई गई हैं। पकाई भी तो गई होंगी ना? तो यहाँ पर भट्टियाँ भी पाई गई हैं, काफ़ी जगह, काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर भट्टियाँ पाई गई हैं। अम साइट्स के बारे में हम एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। बट भट्टियाँ भी वहाँ पे पाई गई हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है? ग्रेट बाथ हो गया, उसके बराबर रूम्स भी बना रखे हैं, भट्टियाँ भी बना रखी है पकाने के लिए। क्या जी, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन कर लिया है और अधिकांश भट्टियाँ जो पाई गई हैं, जो मैं आपको अभी बताया था अधिकांश भट्टियाँ आपके गुजरात में पाई गई हैं, लोथल साइट का नाम है। लोथल साइट का नाम है, गुजरात में है ये, जहाँ पर ये भट्टियाँ पाई गई हैं। इसको फायर ऑल्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में, भट्टियाँ। ये क्या बोलते हैं फायर ऑल्टर्स ALTARS ओके। और इसके बाद क्या हुआ है कि फायर ऑल्टर्स लोथल में पाई गई आपके पास और राजस्थान में कालीबंगन काली KALIBANGAN कालीबंगन एक साइट है राजस्थान में जहां पर ये भट्टियां पाई गई हैं। ठीक है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भट्टियाँ यहाँ पे आ गई हैं। अब क्या होता था कि अब आप हम और आगे चले, हमने देखा कि भाई ग्रेट बाथ देख लिया, भट्टियाँ देख ली। भट्टियाँ देखने के बाद अब हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि यार ये चौराहा कैसे बने हुए हैं? मतलब अलग-अलग चौराहे कि कोई भी ऐसा हमको कंजेस्टेड एरिया नहीं लग रहा कहीं भी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और खास बात थी, इसमें ग्रिड पैटर्न होता था। ग्रिड एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है ग्रिड पैटर्न क्या भला है? ग्रिड पैटर्न ये है कि जब आप अधिकांश आपसे अगर कोई चंडीगढ़ से देख रहा है तो वो समझ गया होगा और जो लोग चंडीगढ़ गए हैं वो भी समझ गए होंगे, जो नहीं गए हैं उनको मैं बताता हूँ। एक्चुअल में हुआ ये है अम, 1 सेकंड पेन कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पर जो रास्ते होते थे ना, रास्ते कैसे होते थे? रास्ते ऐसे होते थे, जैसे ये बीच में चौराया हो गया, चौराया होने के बाद यहाँ पर घर है, इस जगह घर है, तो घर के क्या है कि यहाँ पे भी एक रास्ता, जहाँ पर भी एक रास्ता, फिर ये रास्ता होके ऐसे जा रहा है, ये रास्ता यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है? यहाँ रास्ता यहाँ से आ जा रहा है, तो एक ही जगह में एक ये कह लो एक ही मोहल्ले में कम से कम 8-10 गलियाँ इन्होंने निकाल रखी थी, तो ये पैटर्न चंडीगढ़ में भी अप्लाई है, चंडीगढ़ का मैप देखोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। तो ये इस तरह के यहाँ के कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर कोई बंदा आ रहा है, यहाँ पे सपोज़ करो जाम लगा हुआ है, तो वो यहाँ से आके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है? वापस आ जाएगा इस रोड पे यहाँ से निकल के। तो इस तरह से क्या होता है कि वहाँ पर ना कंजेस्टेड एरिया कुछ नहीं था, सारा ओपन एरिया था और रास्ते इतने सारे निकले हुए थे कि वहाँ पे जाम लगने की कोई समस्या नहीं। जाम के लिए तो वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह तो अब फोर व्हीलर तो होते नहीं थे कि वहाँ पे मस्त मस्टैंग चला रहे हैं हम, है ना? रर करते हुए मस्टैंग चला रहे हैं, तो वो चीज़ तो वहाँ पे थी नहीं। मस्टैंग जीटी वगैरह तो नहीं आती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें चलती थी वो बताऊँगा आपको क्या-क्या चीज़ वहाँ पे थी प्रेज़ेंट, सब पता चलेगा आपको टेंशन मत लो, ठीक? उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे जो जाम वगैरह इस तरह का नहीं लगता था, तो ये पैटर्न वहीं पे आ गया था। देखो अब हमारे चंडीगढ़ में है, जगह-जगह नहीं दिल्ली में नहीं है, जैसे दिल्ली में कितना कंजेस्टेड एरिया हो गया, है ना? तो चंडीगढ़ जैसे शहर में है, बहुत कम शहरों में है अभी ग्रिड ग्रिड पैटर्न, लेकिन मोहनजोदाड़ो में मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले आ गया, तो गज़ब की टेक्नोलॉजी देख रहे हो? दिमाग देख रहे हो कितना ज़्यादा विकसित हो गया था वहाँ पे। तो ऐसे ही नहीं कह रहा मैं हिस्ट्री अपनी जो सभ्यता थी वो पहले सभ्यता थी। एक अच्छे करके मैनेज सिविलाइजेशन थी, फिर अनमैनेज्ड हुई, वो आज तक मैनेज नहीं हुई है। तो ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा सब कुछ पढ़-पढ़ के अलग-अलग जगह से फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक हो गया? इतनी बात हो गई, आपको ग्रिड पैटर्न वहाँ पे देखने को मिल गया। इसके बाद आप और आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर हमको एक चीज़ और दिखी कि यार यहाँ पे कहीं भी नालियाँ नहीं बनी हुई हैं।
घर के बाहर जो भी ड्रेनेज सिस्टम था, जो भी जितना भी गंदा पानी हो रहा था, वो जा कहाँ रहा था? एक्चुअल में इधर इन्होंने अंडरग्राउंड बना रखा था। जो नाली अभी हम देखते हैं ना कि रोडों पे बनी हुई है नाली, है ना? बट वहाँ पे क्या था कि अंडरग्राउंड कर दिया था उन्होंने दिमाग, फिर से दिमाग की बात आ गई। देखो मतलब इतने ज़्यादा आप देख रहे हो वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में खड़े होके कि यार इन्होंने नाली वगैरह तो बनी हुई नहीं है यहाँ पे, ये पानी कहाँ जाता है इनका? तो पानी अंडरग्राउंड होता था, घर के अंदर से अंडरग्राउंड हो जाता था पानी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी देखो टेक्नोलॉजी, आज तो हम नाली देख लेते हैं घर के बाहर, हर कोई नाली बनाता है ना? अपना पानी निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पे अंडरग्राउंड होता था। तो सिविलाइजेशन तो बहुत आगे बढ़ चुकी थी वहाँ पे, ठीक है? और वहाँ पे जो अब आप एक चीज़ क्या कहते हैं और देख रहे हो, आपको पता चल गया ग्रिड पैटर्न हो गया, नालियाँ अंडरग्राउंड हैं। उनके जो मकान भी होते थे, मकान भी 1-1 2-2 मंजिल तक वो लेके जाते थे, मतलब बिल्डिंग्स वाइज़ लेके जाते थे। सभी हम 2 मंजिला मकान बनाते थे, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो वहाँ पे भी 2 मंजिले तक मकान देखे जाते थे। ठीक है? तो क्या-क्या चीज़ें हो गया? ओके, मकान देखे गए। अब आप एक मकान में करते हो एंटर, ठीक है? तो अब मकान की दुर्दशा देख लेते हैं, ठीक है? मकान में जब आप एंटर करते हो, तो एंटर करके आप देखते हो पक्की ईंटों से मकान बना हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है, अच्छी खासी मजबूती के साथ। अब आप जाते हो किसी कमरे में, अब हम किसी एक कमरे में एंटर करते हैं। इमेजिन करो एक कमरे में एंटर कर रहे हो, तो आपको कमरा दिखेगा बिल्कुल होटल की जैसे, जैसे होटल में रहते हैं ना, बाथरूम अटैच्ड, कमरे के साथ ही, वो चीज़ें वहाँ पे देखी गई। वहाँ पे भी आप ये चीज़ देख रहे हो, अभी आप कमरे में हो ना, तो कमरे में आप ये चीज़ देख रहे हो कि बाथरूम कैसे अटैच्ड है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है कि कमरे के साथ ही उसका बाथरूम अटैच कर रखा है लोगों ने, ठीक है? तो ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा गया है, ठीक है? और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ओके, इसके बाद आप घर भी घूम लिए हो लोगों के, सिटाडेल भी समझ लिया है, ड्रेनेज सिस्टम भी समझ लिया आपने कि कहाँ पानी कहाँ जाता है और क्या पैटर्न है उनका, ग्रिड पैटर्न है मतलब चलने का, वो भी आपने अच्छे से समझ लिया। इतनी बात आपके समझ में आ गई है, ओके, ठीक है? इसके बाद अब आगे की हम बात करते हैं। अब हम और आगे चलते हैं, ठीक है? अब मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूँ। तो अब मेरे साथ आप चलो, ठीक है, आगे चले, अब आपने देखा कि लोग बाग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो सामान, अब जब ज़ाहिर-सी बात है, जब इतना ज़्यादा विकास हो चुका है, तो एक्सपोर्टिंग, इम्पोर्टिंग भी स्टार्ट हो गई होगी, लोगों ने चीज़ें बनानी शुरू कर दी, पेंटेड पॉटरीज़ तो उन्होंने पहले ही बनानी शुरू कर दी थी, सिविलाइजेशन में तो नहीं। अब जब ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें रखने के लिए सामान, ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, भाई रिश्तेदारी में घूमने जा रहे हैं लोग बाहर, तो कुछ लेके तो जाएँगे ना, तो कुछ लेके लेके जाने के लिए जो सामान है, अब ये सामान किस पे रख के जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर अब लोगों देखा गया कि बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियाँ भी यहाँ पर देखी गई। बैलगाड़ियाँ के खिलौने देखे गए। मतलब हमको अब वहाँ बैलगाड़ियाँ ज़ाहिर-सी बात है चलती होंगी वहाँ पे, बैलगाड़ियाँ चली हैं वहाँ पे। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पे हमको जो मिला है वो हमको बैलगाड़ी के मतलब बैलगाड़ी जैसे खिलौने मिले हैं, टॉय मिले हैं। अब टॉय मिले हैं तो टॉय तो तभी बनेंगे ना जब हम वो चीज़ देखेंगे। जब हम वो सामने से कोई चीज़ देखेंगे उसी को तो बना पाएँगे। अब जो सामने हम देख ही नहीं रहे, तो वो हम कहाँ से बना लेंगे, है ना? तो वहाँ पर क्या है कि कुछ हमको जो खिलौने मिले हैं, हम उससे पता लगा पा रहे हैं, उससे देख पा रहे हैं कि वहाँ पर बैलगाड़ियाँ चलती थी। जो वहाँ पे वाहन था ना, वो बैलगाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी। अब बैलगाड़ियों पे अब जो लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, वो तो अच्छे से जानते ही होंगे, है ना? कि बैलगाड़ी पे लोगों ने सफ़र भी किया होगा, तो वहाँ पे बैलगाड़ी चलती थी। उसके खिलौने भी वहाँ पे पाए गए, जिसको बोलते हैं टेराकोटा टॉयज़। इंग्लिश में बोलते हैं टेराकोटा टॉयज़, ठीक है? अ, उसपे भी अलग-अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई हुई थी। टेराकोटा टॉयज़ पे भी पेंटिंग वगैरह अच्छे से वो डिज़ाइन करने लग गए थे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बनाई गई। ठीक है? काफ़ी सारे ऑर्नामेंट जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, टूल, वेपन्स, ऑर्नामेंट ये सब भी मिले, लेकिन आयरन अभी तक, लोहा वहाँ पे डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा नहीं आया। अभी तक नहीं आया, आगे देखेंगे हम, ठीक है? अब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको पता चल गया बैलगाड़ी ज़्यादा भी चलती थी और यहाँ पर अब उनका लोग और का बिज़नेस माइंड भी हो चुका था। हम और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर अब हम देखते हैं कि लोग वालों ने दुकान करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर दुकान करनी भी शुरू हो गई है। ठीक है? लोग बाग उन्होंने दुकान लगा दी है अपने खिलौने बेचने के लिए, खिलौने वगैरह बेचने के लिए। अब जब दुकान कर दी है तो आप ये अब आपने फिर एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, ठीक है? क्वेश्चन पूछेंगे तभी चीज़ समझ में आएगी। अब हम वहीं पे खड़े हुए हम देख रहे हैं कि यार ये बंदा तो दुकान कर रहा है। अब आपने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ ये सामान वगैरह तोल कैसे रहा है? ठीक है? चीज़ें कैसे तोल रहा है ये? चीज़ें ऐसे तोल रहा है जो ये इंट्रोड्यूस होता है ना गोल्ड, कॉपर, सिल्वर इन्होंने अलग-अलग शेप के ना वो बना लिए थे, अलग-अलग वज़न के। जैसे किसी को भाई कुछ चाहिए, जैसे किसी को कुछ भी चाहिए, जैसे दाल चाहिए किसी को, ठीक है? चावल चाहिए किसी को, ठीक है? चावल चाहिए। अब वहाँ पर ग्राम-व्राम, किलो का हिसाब नहीं चलता था। वहाँ पर क्या होता था कि भई ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा, अब आप जा रहे हो भई, अब आप वहाँ पे खड़े हो, आपको भूख लगी आई। अब भूख लगे आप बोल रहे हो कि यार मेरे को ना दाल-चावल खाने हैं। अब दाल-चावल खाने हैं तो आप उससे जाके पूछ रहे हो, "अबे चावल दे दो 1 किलो।" तो वो बोल रहा है, "भाई क्या होता है ये किलो-विलो?" तो वहाँ पर किलो-विलो का हिसाब नहीं चलता था। वहाँ पर उन्होंने एक वेट बना रखा था इन ऑर्नामेंट से। जैसे सपोज़ करो 100 ग्राम लेने हैं,
तो 100 ग्राम, अब हमको तो 100 ग्राम पता, उनको 100 ग्राम नहीं पता थे। तो उन्होंने एक वेट बना रखा था कि इतने वेट के चावल दे दो। जब हम वहाँ से उन लोग और उनसे चावल वगैरह माँगने जाते थे, कोई भी राशन माँगने जाते होंगे, तो वो कहते हैं कि इस वेट का मेरे को दे दो। तो उन्होंने अलग-अलग टूल्स, अलग-अलग साइज़ के वो बना रखे थे, तराजू में तोलने के लिए। जो दिमाग देख रहे हो वहाँ पे अलग-अलग साइज़ के बना रखे थे कि इसको रखोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, इतनी चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है? तो वहाँ पर लोग बाग जाते थे, तो लोग बाग ऐसे लेते होंगे वहाँ पर, मतलब अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि वहाँ पर लोग बाग ऐसे माँगते होंगे कि यार मुझे इस साइज़ के इतने चावल दे दो, इस साइज़ के चावल दे दो। अब साइज़ तो नहीं बोलते होंगे यार, जो भी बोलते होंगे वो, अब इतना तो पता नहीं, बस समझ जाओ कॉन्सेप्ट क्या है। कि वहाँ पर उन्होंने छोटे-छोटे इन ऑर्नामेंट्स के कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ और गोल्ड के इन्होंने छोटे-छोटे आकार के वो बना रखे थे, वज़न बना रखे थे। वज़न रखते थे, तौलते थे और जय भोले की, ठीक है? आगे बढ़ जाते थे। अपना सामान ले लेते थे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिली कि बिज़नेस माइंडसेट हो गया है, लोगों ने दुकान करनी शुरू कर दी है, दुकान करने पर वो लोग अब ये चीज़ें, अब दुकान पे बेचते क्या थे? पेंटेड पॉटरी बेचते थे। मतलब जो भी वो मिट्टी से बनाते थे, उसपे पेंट वगैरह करके पेंटिंग अच्छी खासी हो गई वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आर्ट आ गया। तो वो चीज़ें वहाँ पे बनाने लग गए, ठीक है? तो ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिली, तो ये चीज़ें वो दुकान पे बेचते थे, राशन वगैरह बेचते थे। अब यहाँ पर थोड़ा एग्रीकल्चर शुरू शुरू हो गया है। ओके। अब जब इसकी स्टडी चल रही थी 1924 में, जब अपने जॉन मार्शल बाई जब ये इस चीज़ की स्टडी कर रहे थे, तो स्टडी करते समय उनको क्या किया, एक सील और मिली। सील क्या होती है? एक तरह का वो कह लो कि स्टैम्प जो होता है ना, ठप्पा, वही सील है। और उस सील पे जब जैसे हर एक चीज़ की अलग-अलग सील होती है, वो सील क्या थी? वो सील ये थी कि उसमें ना आपको वो मिला, मतलब कि अलग-अलग जानवर उसमें आपको देखने को मिले। उस सील में जो थे वो जानवर देखने को मिले थे। ठीक है? अलग पत्थर की सील बनाई गई थी, लेकिन सील पे ना जानवर बने होते थे। अब जानवर मैं बताऊँगा आपको कौन-कौन से थे, जब हम पशुपति की बात करेंगे, जिस भगवान को वो मानते थे, तब आपको पता चलेगा वो जानवर कौन-कौन से थे। तब तक के लिए थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझो। तो वहाँ पर आपको एक सील भी देखने को मिली, जिसको लोग बाग अब यूज़ करते होंगे किसी काम में, यार अब पता नहीं भैया वहाँ पे क्या आईएएस-वाईएएस होगा वहाँ पे उनका कोई, ठीक है? तो वो चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिली। ओके। अब हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं, हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिले। इंस्क्रिप्शन बोले तो शिलालेख। अब आप आगे बढ़े हो, आपने एक दीवार पे देखा कि अरे वाह! कुछ लिखा हुआ है। अब वो किस भाषा में लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं सिविलाइज़ेशन की तरफ को, और आगे जब हम डिस्कवर करते चल रहे हैं, तो हमने एक दीवार देखी, दीवार पे देखा कि कुछ लिखा हुआ है। अब आप मेरे से बोल रहे हो कि पढ़ के सुनाओ। तो भैया मैं कहाँ से पढ़ के सुनाऊँ? मेरे को थोड़ी ना आती है वो भाषा। उनकी भाषा कौन-सी थी? जिस स्क्रिप्ट जो इसमें वो लिखे जाते थे। तो अभी क्या है कि हम हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं वो चीज़ें, उसकी भाषा होती थी बोस्ट्रोफिडन। बोस्ट्रोफ्रेडन, BOUSTROPHEDON। अभी सुन लो, नोट्स जब बनाओगे तब कर लेना, दोबारा लेक्चर लोगे जब नोट्स बनाओगे ना, तब इस चीज़ को कर लेना। बोस्ट्रोफेडन में इनके लिखे जाते थे, और इनका लिखने का पैटर्न कैसा होता था देखो। लिखने का पैटर्न इनका अलग ही रहता था। हम लिखते हैं यहाँ से हमारी लाइन शुरू होती है, तो यहाँ से लिखते-लिखते ऐसे यहाँ पे लिखा हो ना, यहाँ से लाइन शुरू हो रही है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ऐसे-ऐसे पढ़-पढ़ के जा रहे हैं हम। इनका क्या रहता था, इनका यहाँ से शुरू होता था, इधर की तरफ से, इधर वाली लाइन से शुरू होता था। यहाँ से शुरू होता था एक लाइन इनकी, दूसरी लाइन में ये लोग यहाँ पे आ जाते थे, इधर से ऐसे करके। इनकी लाइनें ऐसी होती थी। अब उसमें लिखा क्या जाता था? शब्द नहीं थे उस टाइम पे। अल्फ़ाबेट्स वहाँ पर नहीं आए थे, एबीसीडी वहाँ पर किसी ने नहीं पढ़ी थी, क, ख, ग, घ किसी ने नहीं पढ़े थे भैया, ठीक है? कि वहाँ पे कबूतर लिख रखा है। वहाँ पर जो पक्षी होते थे, जानवर और पक्षी, पक्षी ज़्यादा यूज़ करते थे लिखने में, तो वहाँ पे पक्षियाँ बने रहते थे। पूरी लाइन में आपको पक्षी-पक्षी दिखेंगे, अलग-अलग प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? वहाँ पे आप देखोगे, इंस्क्रिप्शंस की फ़ोटोज़ अगर आप देखोगे, तो उसमें आपको पक्षी देखने को मिलेंगे। ठीक है? वहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, एबीसीडी नहीं पढ़ता था वहाँ पे कोई, ठीक है? क, ख, ग, घ भी नहीं पढ़ता था। तो वहाँ पे आपको कैसे ऐसे-ऐसे देखने को, जैसे मैंने आपको पीडीएफ में बताया, यहाँ तो आपको रिवर्स दिख रहा होगा, ऐसे आपको देखने को मिले थे वो, ठीक है? तो वहाँ पर उनके जो बोस्ट्रोफिडन नामक उनकी वो थी, जिसमें वो लिखे जाते थे, और उनके लिखने का पैटर्न ऐसा होता था, जिसमें कि लिखा क्या जाता था, वो पक्षी बनाते थे, पक्षी से वो बातें समझ जाते थे। बहुत हमारे ट्रेनर ने उनको पढ़ने का ट्राई करा, लेकिन कोई अभी तक पढ़ नहीं पाया कि वो क्या लिखा था, ठीक है? कोई नहीं पढ़ पाया अभी तक। तो ये चीज़ें भी आपको देखने गई, पहली राइट से शुरू होती थी, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, ठीक है? इस तरह से करके वो जाती थी। ओके। अब हम इसके बाद बात करते हैं उनकी चीज़ की, मतलब अब मैं आपको लगभग एंड आ चुका है सब, मतलब एंड नहीं, क्या-क्या चीज़ें थी इसमें उसका एंड हो रहा है अब। इसमें क्या था कि अब वो कौन से भगवान को मानते थे। एक्चुअल में देखा ये गया है कि जो आप कौन-सी पिक है वो? मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। शंकर भगवान की, शिव भगवान की एक पिक है जिसमें वो पालथी मार के बैठे हुए हैं। ठीक है? उसको मैं एक्चुअल में नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है एट प्रेज़ेंट, ध्यान नहीं आ रहा।
अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको, कल बताता हूँ आपको लेक्चर में। तो उसमें क्या है कि वो पालथी मार के बैठे हुए हैं, ठीक है, पालथी मार के ऐसे करके हाथों को रख के, ठीक है, मतलब घुटने पे हाथों को रख के वो ऐसे बैठे हुए हैं। तो उस पिक में शंकर भगवान की पिक आपने कई बार देखी होगी। तो क्या है कि ये जो वाली पिक निकल के आई ना, ये उसी इंस्क्रिप्शन पे आपको एक वो मिली है, ठीक है, एक इमेज मिली है। इमेज में एक शख्स पालथी मार के बैठे हुए हैं हाथ रख के, तो और उसको कंपैरिजन करते हैं ये लोग लॉर्ड शिवा से, मतलब इनके रिलीजन की अब मैं बात बता रहा हूँ। तो ये एक गॉड को मानते हैं, जो एट प्रेजेंट हम शंकर भगवान को जैसे मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, अलग-अलग धर्मों के लोग अलग-अलग उनको मानते हैं, अपने भगवान को। तो वहाँ पर भी क्या हुआ कि लोग लॉर्ड शिव को मानते थे और उनकी पूजा करते थे। उनकी पूजा-पाठ ज़्यादा होती थी वहाँ पे लोग, और एक ही तरह की, मतलब अगर एक गॉड को मान रहे तो वो एक ही को मानते थे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये लोग एक ही तरह की सभ्यता में है सब। तो वहाँ पर वो शंकर भगवान को पूजते, मतलब शंकर भगवान करके नहीं पूजते थे, लेकिन वो उस चीज़ को पूजते थे, जो कि रिलेट करते हैं अपने शंकर भगवान से, ठीक है? तो उनमें क्या था, जो पिक्चर थी, पिक्चर में लगे हुए थे पिक्चर, और उनके 2 सींग निकले हुए थे, ऐसे करके। सींग भी उनके निकले हुए थे, उस पिक्चर में जो दिखाया गया सींग निकले हुए थे। और वो पालथी मार के बैठे हुए थे, सींग यहाँ पे निकले हुए थे, और उस पिक्चर में ये भी दिखाया गया उनके चारों तरफ जानवर थे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जानवरों की वो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, तो उनकी तरफ जानवर थे। अब जानवर कौन-कौन से थे वो आपको ऐसे याद रहेगा, भेलपूरी खाई है? नहीं खाई? ये खाई है? खाई होगी यार, अधिकांश भेलपूरी सब खाते हैं, ठीक है? तो भेलपूरी का भेल ध्यान रखो, BHEL भेल। बी से बफेलो, एच से हॉर्स, ई से एलिफेंट, एल से लायन। ये 4 जानवर उनके चारों तरफ पिक्चर में, पिक्चर देखी ना हमने, तो पालथी मार के बैठे हुए, इधर बफेलो, मतलब कहीं भी हो सकती है चारों तरफ में, तो बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, लायन। भेल से ध्यान रखना, BHEL, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, ये 4, और उनके पैर की तरफ ये 4 जानवर हो गए, उनके पैर की तरफ हिरन पाए गए 2, पिक्चर में जो 2 हिरन पाए गए। तो बेसिकली जो जानवर वो होते हैं उनके पैर में वो 4 ही माने गए हैं, और पैर की तरफ 2 जानवर हैं, मतलब 2 जानवर एक ही है, मतलब 2 हिरन है। कहने का मतलब ये है, 2 हिरन उनके पाए गए, तो टोटल 5 जानवर हैं वैसे, लेकिन आप ध्यान रखोगे तो भेल से ध्यान रखना, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, लायन, ये 4 जानवर उनके पास पाए गए हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस पिक्चर को जो कहा गया वो कहा गया पशुपति, पशुपति, ठीक है? जो कि हम शिव भगवान का नाम भी एक है पशुपति। तो इस चीज़ यहाँ से टर्म्स रिलेट करे गए हैं कि वो शंकर भगवान को मानते होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ उनके रिलीजन की बात हो गई कि ये रिलीजन वो अप्लाई करते थे। सभी लोग यही रिलीजन अप्लाई करते थे, और यहीं पे ही चलता रहा धीरे-धीरे सब कुछ। तो वो भी आपने देखी होगी ना, मोहनजोदारो देखी होगी, ऋतिक रोशन के में वो मस्त नाच रहा होता है, ऋतिक रोशन नाच रहे होते हैं उसमें, है ना? तो मोहनजोदारो भी वैसे पिक्चर अच्छी है देखने के लिए, उससे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी मोहनजोदारो साइड की। ठीक है, बाकी डिफरेंट-डिफरेंट साइट्स हैं, वो हम इसमें कवर कर लेंगे एनसीईआरटी में। तो इस तरह की सभ्यता आपको देखने को मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जितनी भी साइटें हैं, अधिकांश साइटें अभी पाकिस्तान में हैं, इंडिया में कुछ हैं। तो जितनी भी साइटें हैं, वहाँ पे यही रिलीजन फॉलो किया। तो मैंने आपको क्या-क्या बता दिया, आपको सिविलाइजेशन मैंने पूरा घुमा दिया है कि क्या-क्या वहाँ पे हुआ है। इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, साइट्स के बारे में जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि साइट्स में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं। बट अभी मैं आपको लार्जेस्ट साइट और उनके बारे में बताने वाला हूँ, अभी बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले एक रिकॉलमेंट सुन लो, तो ये ऐसा सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो समझ में आपके आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कैसे, किस तरह की सभ्यता में रहते थे। तो अब आप पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता घूम चुके हो, निकल चुके हो उसमें, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में भी आ गई कि किस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे पाई गई। और ये बात बताई, मोहनजोदारो की बात नहीं बताई है मैंने आपको, ये जितनी भी साइटें हैं, मतलब इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइटें हैं, उन सब में यही कल्चर फॉलो, ठीक है? तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। जितने भी ये मिनट हुए, इस टाइम पे कितने मिनट हुए? 33 मिनट हो गए। 33 मिनट में मैंने आपको 5-6 सोर्सेस कवर कर दिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब आप जितना पढ़ लोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। इस क्लास को अच्छे से कर लो, चीज़ें समझ लो, कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा। वन डे एग्ज़ाम में तो रखे हुए क्वेश्चन मिल जाएँगे, यूपीएससी लेवल में थोड़ा-सा क्वेश्चन घूमेगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से अटेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता आप अच्छे से समझ गए। आ गई ना समझ में? गुड। और नहीं आई है, अगर कोई भी डाउट है आपको, नहीं आई है तो लेक्चर दोबारा देखो, आएगी समझ में ज़रूर, क्योंकि कहानी के फॉर्म में हमने पढ़ा है, कहानियाँ सुनी हैं, खुद उसमें जिए हैं, है ना? हमने महसूस करी हैं चीज़ें। इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ को समझने के लिए, ध्यान रखना इस बात का। ठीक? तो अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको कमेंट सेक्शन में
पूछने में प्रॉब्लम हो रही है तो पर्सनली मेल कर लो, मेल आईडी भी तो गिवन है, वो पर्सनली मेरे को मेल कर दो, मैं जवाब दूंगा उसका, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा हम टाउन्स की बात कर लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन के, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे लार्जेस्ट साइट, सबसे बड़ी साइट इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो वो देखो डिपेंड करता है। अभी क्लियरिटी वैसे तो हो चुकी है, नो डाउट। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साइट है कौन सी? मोहनजोदारो। नहीं 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 नहीं, मोहनजोदारो वर्ल्ड की सबसे, मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ना चीजें बहुत सारी वो हो जाती हैं। अम, 2014 में एक थ्योरी निकल के आई थी। अभी तक क्या है कि 2014 से पहले हम मानते आए थे कि सबसे बड़ी साइट मोहनजोदारो है, बट सबसे बड़ी साइट अभी मोहनजोदारो नहीं है, सबसे बड़ी साइट है इस टाइम पर राखीगढ़। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है राखीगढ़ साइट जो है, वो है इस टाइम पे। काफी सारी साइट है वैसे तो, सुरकोटाटा, धोलावीरा, लोधावली, बनावली, बट सबसे इंपॉर्टेंट साइट और सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी के नाम से जानी जाती है, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। अब आप गूगल करोगे तो गूगल पे भी आपको राखीगढ़ी मिलेगी, राखीगढ़ी मिलेगी, ठीक है। बट एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन अब भी ये क्रिएट है, काफी सारे सोर्सेज में राखीगढ़ी है और तो कुछ सोर्सेज में मोहनजोदारो लार्जेस्ट साइट। एक्चुअल में अब यहाँ पे क्लियरिटी ये है गाइस कि मोहनजोदारो, अगर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन वैसा आता है कि लार्जेस्ट साइट बताओ, उसमें इंडिया मेंशन नहीं है, तो आप मोहनजोदारो मेंशन कर सकते हो, क्योंकि उसमें राखीगढ़ी ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। राखीगढ़ी उसमें ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि अभी भी कुछ क्लियरिटी नहीं है ना, तो राखीगढ़ी ऑप्शन नहीं आएगा अगर लार्जेस्ट साइट में। और अगर इंडिया की पूछिए तो आंख बंद करके, क्योंकि मोहनजोदारो पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना। लोथल है यहाँ पे, कालीबंगन है, बट मोहनजोदारो वहां पे है, ठीक है। तो आपको राखीगढ़ी लगानी है। इंडिया की अगर लार्जेस्ट साइट आई, इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता की लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी है इंडिया की। वैसे अगर आती है तो बड़ी अब भी राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी को ही बड़ा माना गया है, बट अगर क्वेश्चन में आता तो आप मोहनजोदारो लगाओगे। अगर राखीगढ़ी ऑप्शन नहीं है तो, राखीगढ़ी ऑप्शन है तो राखीगढ़ी लगाया जाए, समझ में आ गया, ठीक है। पहली बात तो राखीगढ़ी ऑप्शन आएगा नहीं मोहनजोदारो के साथ, अगर सिर्फ साइट पूछिए तो, इंडिया के बारे में जिक्र नहीं किया गया तो, ठीक हो गया। तो मोहनजोदारो अभी पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है मैं बोल देता हूँ आपको, नोट्स बनाने तो आप बना सकते हो। जो इंपॉर्टेंट साइट है, सबसे पहले आ जाती है मोहनजोदारो, फिर हड़प्पा साइट आ जाती है, जो हड़प्पन वो बोला गया ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एनसीईआरटी में बोला गया, वो हड़प्पन यहाँ से लिया गया है। फिर इसके बाद चनुदारो आ जाती है, कालीबंगन आ जाती है, सुरकोट सुरकोताड़ा आ जाती है, धोलावीरा, लोथल, बनावली, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो ये मैंने मेंशन कर रखी है अपने नोट्स में, तो वो मैंने आपको भी बता दी, आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। मोहनजोदारो के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे मिला क्या है, पकी हुई ईंटें मिली हैं। और मोहनजोदारो किन्होंने डिस्कवर की, मोहनजोदारो के डिस्कवर के नाम, डिस्कवर जिन्होंने की उनका नाम है आर.डी. बनर्जी। 1922 में डिस्कवर हो गई थी ये साइट, ठीक है। इसका नाम दिया गया उन्हीं आर.डी. बनर्जी के नाम, आर.डी. बनर्जी के द्वारा ही नाम दिया गया मोहनजोदारो, ठीक है। फिल्म अगर देख लेना, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो फिल्म भी देख लेना मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिस्ट्रॉय हुई। तो ये मैंने आपको पूरा वो बता दिया है कि किस तरह से अब आगे चीजें यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हुई हैं। डिस्ट्रॉय का होने का कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि कैसे डिस्ट्रॉय हुई हैं चीजें। कोई कहता है कि कुछ ईरानियन पीपल आ गए थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था तो लोगों को मार दिया था, इस वजह से डिस्ट्रॉय हुई, या फिर वहां पे बाढ़ आ गई थी, जैसा कि मोहनजोदारो में दिखाया गया। मोहनजोदारो में दिखाया गया कि बाढ़ आ गई थी वहां पे, इस वजह से सभ्यता डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी निकल के आई है लोगों औरों की, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने आप से कोई थ्योरी नहीं बनाई है, जो मैंने पढ़ी है वो मैंने आपको बताई है, बट हाँ मैंने आपको थोड़ा डीप बता दी है, ठीक है। तो ये चीज थी, इस तरह से आपके मैंने आपको तीनों स्टेज, अर्ली, मैच्योर और लेटर हड़प्पन, तीनों कल्चर आपको मैंने कल्चर समझा दिया है। आगे हम फेस के, हम एनसीईआरटी से लेके बात करते रहेंगे, आपको मैंने कल्चर समझा दिया कि ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। कैसे डिस्ट्रॉय हुई, ऐसे डिस्ट्रॉय हुई, या तो बाढ़ आ गई थी या फिर कोई रिवॉल्यूशन हो गया था, इस वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। वैसे तो बाढ़ आई गई, बाढ़ आ गई इस वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट साइट्स में आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ एक बार। मोहनजोदारो, हड़प्पा, छन्नुदारो, CHANHUDARO, कालीबंगन, KALIBANGAN, सुरकोताड़ा, SURKOTATA, धोलावीरा, लोथल, बनावली, ये इंपॉर्टेंट साइट्स। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी हम अगले लेक्चर में आपको लाइन बाय लाइन में सारी चीजें समझाता रहूंगा। एक सेकेंड, जैसे ये है ना आपका
क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है हड़प्पन। तो यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको यहाँ से लेकर इनकी ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेट क्या थी, और देखो ये लिखा ना ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, ये था वो स्विमिंग पूल उनका, है ना? तो ये चीज़ें मैं आपको सब समझाऊँगा बढ़िया करके। ये देखो उनके लिखने का पैटर्न, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ क्या रहती थी, आर्ट्स वगैरह क्या रहते थे, जो भी है टेराकोटा फिगर देखो ये रही, ठीक है? तो ये सारी डिक्लाइन कहाँ से हुआ देखो, ये कैसे ये सब आपको मैं एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। कल बेसिकली हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हिंदी में समझा दूँगा, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है? तो जहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको पता ही है, लाइक कर देना, कोई भी डाउट है मेरे से पूछ लो, मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलो फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लाइक कर देना, चैनल पर अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एनसीईआरटी सीरीज़ चल ही रही है। तो चलो फिर खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।